जिस तरह गांधी जी ने 1905 से 1945 तक किया था, उसी तरह आज ये कर रहे हैं। अंतिम समय तक लड़ेंगे और अपना अधिकार लेंगे। हम अपना हक लेकर ही रहेंगे जब तक हम लोग शांत हैं और अनुनय विनय से मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें ये अधिकार दे दे, वरना आगे ये धरना प्रधानमंत्री आवास तक जाएगा। चलिए, नमस्कार इंडिया का सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सदैव स्वस्थ रहें। कुल मिलाकर आज अखबारों में छपी खबरों पर चर्चा। सभी अखबारों ने प्रमुखता से देशमुख की खबर, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री की खबर, सभी ने लगभग प्रमुखता से छापी है। नवोदय टाइम्स लिखता है सीबीआई आई देशमुख गए, और जनसत्ता लिखता है हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए कहा देशमुख का इस्तीफा। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता नहीं दी है। कम से कम दैनिक जागरण ने इसमें प्रथम पेज पर कम से कम इस खबर को नहीं छापा है। क्षमा चाहूंगा। 100 करोड़ वसूली की होगी सीबीआई जांच, अनिल देशमुख का इस्तीफा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृह मंत्री पर लगे आरोपों को अभूतपूर्व और असाधारण बताया। चलिए चर्चा दैनिक जागरण से कर लेते हैं सीधा सीधा। बॉम्बे हाईकोर्ट के 100 करोड़ के वसूली प्रकरण में सीबीआई जांच का आदेश दिया। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस कुलकर्णी की पीठ ने इस प्रकरण को असाधारण और अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि हम इतने गंभीर मामले में मौन नहीं रह सकते। कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने देशमुख का इस्तीफा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा और राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इस्तीफे के बाद देशमुख दिल्ली आ गए। सूत्रों के अनुसार यह बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। देखिए, बॉम्बे में आपको याद है एक बार छगन भुजबल के समय भी हुआ था। पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था मैंने ट्रांसफर के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो उनकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए कि भाई आपकी कुल संपत्ति क्या है या आपने कितना कमाया अपने कार्यकाल के दौरान और इतना पैसा आपके पास कहां से आया। होता क्या, ऊपर से लिपापोती कर दी जाती है। और बाद अब तो खैर चलिए कोर्ट्स कुछ ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन उस समय के अनुसार। लेकिन आज भी अब क्या परिणाम उसके अंदर निकलता है। और साथ साथ हम तो समझते हैं कि इसके अंदर जो परमवीर सिंह है, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उनकी भी जांच साथ साथ होनी चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि राजनीतिक एक आसान टारगेट होता है, उसके विरुद्ध सभी जाते हैं। और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाया था आरोप। अब उसके बाद जो दूसरी खबर आ रही है कि ये वैक्सीन के लिए आयु सीमा में मिले छूट। केजरीवाल की इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने सम्मानजनक स्थान दिया, मैं कहूं। जहां पर दैनिक जागरण लिखता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन लगाने के नियमों में ढील देने के साथ ही टीकाकरण के लिए निर्धारित आयु सीमा को भी कम करने की मांग की है। ये अन्य प्रदेशों से भी मांग उठ रही है, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली और के आसपास के अखबार ले रहे हैं तो इसमें इसलिए नेचुरली केजरीवाल की बात ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में दिल्ली को हर कदम पर केंद्र का सहयोग मिला है। उम्मीद है कि पीएम इस मांग पर भी गौर करेंगे। वो बात अलग है, पहले तो खिंचाव रहता, लेकिन इस मसले पर आकर पीछे थोड़ा सा शोर मचाया था केजरीवाल ने, जब दिल्ली सरकार का अर्थ दिल्ली के उपराज्यपाल वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा दिया गया था। लेकिन लगता है फिर उनके रुख में कहीं ना कोई नरमाई है। और वहीं इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो नवोदय टाइम्स भी लिखता है कि देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण अभियान की ओर तेजी से आगे बढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट देने और नियमों को सरल बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण के लिए निर्धारित उम्र सीमा को भी हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि छूट मिल जाए तो दिल्ली सरकार 3 महीने के भीतर सभी दिल्ली वालों को टीका लगा सकती है। लेकिन क्या जरूरत है, आप लोगों ने जब वो सिविल डिफेंस वाले छोड़े हुए हैं, आपने 2000 का जो चालान और 2000 के चालान के नाम पर जिस प्रकार की भी वसूली हो रही है वो आप सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर जनसत्ता ने इस खबर को अंदर तो छापा है, लेकिन यहाँ प्रमुखता उसको प्रदान नहीं की है। अब उससे आगे चलें। हालांकि इसी में एक खबर है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 24 घंटे टीकाकरण।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने टीकाकरण तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्रों पर अब 24 घंटे टीकाकरण होगा। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया। मंगलवार से ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते इसमें राफेल का मामला भी आज सभी अखबारों में प्रमुखता से छाया हुआ है। जहां एक तरफ जनसत्ता लिखता है कि राफेल मामले में आरोप पूरी तरह निराधार, ये रविशंकर प्रसाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को भाजपा ने सोमवार को पूरी तरह निराधार करार दिया। साथ ही पार्टी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में जांच कराने संबंधी मांग को खारिज कर दिया था और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी ने इसमें कुछ गलत नहीं पाया था। ध्यान कीजिए, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए थे उस समय जांच के, उसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया था, ये भी याद रखा जाए। और कुछ फाइलें भी गायब हुई थी, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए। तो फिर वही बात हम जो कहते हैं कि तोल मोल के बोलो, कहते हैं जवान संभाल के। पर चलिए कोई बात नहीं। राफेल पर ये दैनिक जागरण लिखता है, राफेल पर कांग्रेस भाजपा फिर आमने सामने। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ताजा विवाद फ्रांसीसी पोर्टल मीडिया पोर्ट की एक खबर को लेकर है, जिसमें राफेल सौदे में 11 लाख यूरो मौजूदा मूल्य के हिसाब से लगभग 9.5 करोड़ रुपए की दलाली का दावा किया गया है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई मांगी है। वहीं भाजपा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके पीछे फ्रांस में कारपोरेट लड़ाई की ओर इशारा किया। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राफेल के साथ हुए ऑफशोर समझौते पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट छापी थी और आपको मालूम है उस समय कितनी हाई तौबा मची थी। और अगर मैं बात करूं, नवोदय टाइम्स ने भी फ्रंट पर दिया, राफेल डील में भारतीय बिचौलियों को मिले थे 9.5 करोड़ के गिफ्ट। कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोप सही, भाजपा ने कहा भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह निराधार। कांग्रेस ने राफेल सौदे में एक बिचौलियों को 10 लाख यूरो का भुगतान किए जाने के दावे संबंधी फ्रांसीसी मीडिया की एक खबर का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि इस विमान सौदे की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप को भाजपा ने पूरी तरह निराधार करार दिया है। और मोर्चा संभाला हुआ इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब इसी में अखबार के अंदर नवोदय टाइम्स में फ्रंट पेज पर एक और खबर है, कोरोना में उछाल से सहमत शेयर बाजार काफी टूट गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। एक खबर ये सभी अखबारों ने हालांकि खबर छापी है, लेकिन फिर भी इसके पढ़ देते हैं। एक पैर से बंगाल जीतूंगी, 2 पैर से दिल्ली, ये ममता बनर्जी ने कहा। नवोदय टाइम्स ने फ्रंट पेज पर इसको प्रमुखता प्रदान की है। कहा बंगाल में नहीं होगा किसी गुजराती का शासन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि चोटिल होने के बावजूद वह राज्यों का चुनाव जीतेंगी और आगे दिल्ली की सत्ता पर नजर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके ही लोग शासन करेंगे। और आज आपको हिमाचल में चंबा और लाहौल स्पीति समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके। चलिए अब इससे आगे बढ़ते, नक्सलियों को गढ़ में शाह का ऐलान, अब मात देने तक जंग। अमित शाह पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और जगदलपुर में सुरक्षा बलों के जवानों को शाह की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, देश उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। अब नक्सलवाद को खत्म करने पर अधिक मारक जंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में जाकर इस निर्णायक लड़ाई की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों के इलाके में फोर्स घुस चुकी है, अभियान और तेज किया जाएगा। चलिए अब इसमें अगर थोड़ा सा आगे चले, एसबीआई ने होम लोन की दरें घटाई। यहां पर एक कुख्यात सुंदर भाटी समेत 12 बदमाशों को आजीवन कैद। अपशिष्ट जल व भूजल रिचार्ज से होगी पानी की कमी, ये फिर केजरीवाल जी की खबर है दिल्ली के अखबारों के अंदर। गर्मी शुरू होने के साथ ही पानी की कमी पर चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान खोजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए अपशिष्ट जल और भूजल रिचार्ज पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा जी, अब इसमें वेतन मसले पर ड्यू शिक्षकों ने किया जनसंवाद। दिल्ली के विकास में अड़चनें दूर होंगी। हरियाणा में चल रहा दान के खून का कारोबार, जहां भी 2 से ज्यादा संक्रमित मिलेंगे वहां बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। ये सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा मास्क न लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई।
रोकथाम के लिए दिल्ली में आक्रामक तरीके से अभियान चलेगा। इसी क्रम में अब संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान तेज कर दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि किसी इलाके में यदि 2 से अधिक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित पाए जाते हैं तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया जाएगा। उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। ये बातें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही। और 4 माह बाद संक्रमण दर 5.5% पर। आर्या कन्या गुरुकुल की कई छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। राजधानी के एक गुरुकुल में कोरोना को लेकर प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रबंधन ने कोरोना के बचाव में सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। दरअसल न्यू राजेंद्र नगर स्थित आर्या कन्या गुरुकुल के करीब 15 छात्राओं व स्कूल संचालन समिति की प्रधाना अर्थात जो मुखिया साध्वी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल गुरुकुल को 8 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ये लोग कई बार स्थानीय खबरों पर ज्यादा जोर देते हैं। दरख्तों की कमी, ये खास खबर है। कई उगी इमारतों ने सुखाई धरती की कोख। ठीक है जी। परिस्थिति की तंत्र के संतुलन से ही किसी शहर की आबो हवा में जीवंतता आती है। विडंबना यह है कि जहां से पूरे देश में पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की कमान संभाली जाती है, वही दिल्ली खुद इसके प्रति पूरी तरह लापरवाह। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल एक और समस्या चल रही है कि भाई छोटे राज्य बनाए जाए। कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर भी सिंध प्रांत बनाने की मांग चल रही है। एक चीज ध्यान कर लीजिए, जहां पर जब आप छोटे राज्यों की मांग करेंगे तो वहां पर हरियाली समाप्त होगी क्योंकि नए नए कंक्रीट के जंगल उठेंगे और बहुत सारी चीजें जो कहना उचित नहीं लगता कि नई नई ब्यूरोक्रेसी हो गई। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राजनीति के पाले हुए कोई लल्लू चप्पू भी होंगे जो कुछ उगाई के धंधे भी किए जाएंगे। लेकिन सीधा सा बात यह है कि अगर इसी प्रकार प्रदेश उगते रहे, अर्थात नए नए प्रदेश आप बनाते रहेंगे, तो पर्यावरण का संतुलन खराब होगा ही होगा, ग्रीनरी समाप्त होगी ही होगी। और आजकल विकास के नाम पर जिस प्रकार हरियाली, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो रही है, वो कहने को कोई कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हमारे आपको पता कि प्लानिंग पहले बन जाती है। 5-7 साल पहले प्लानिंग बन जाती है, लेकिन जब आपको मालूम है कि ये पेड़ कटेंगे तो क्यों नहीं पहले वो पेड़ पैरेलली लगा दिए जाते। लेकिन ऐसा है नहीं। 121 वर्षों में तीसरा सबसे गर्म मार्च रहा इस साल। ये मौसम विभाग का देश के बजाय दूसरे देशों को दे रहे टीका। ये चड्ढा जो है। अगेन कोरोना वैक्सीन को लेकर भी राजनीति शुरू हुई। इस मुद्दे पर आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीन लगाने के बजाय दूसरे देशों को निर्यात पर अधिक बल दे रही है। ये आज लगता है कि कुछ दिल्ली की खबरें ज्यादा ही छाई हुई है यहाँ आसपास के अखबारों के अंदर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का आर्थिक रिकवरी पर असर नहीं। ITR 1 और 4 के लिए ऑफलाइन सुविधा। कोरोना पर गुरुवार को मुख्यमंत्रियों संग PM करेंगे चर्चा। रूस से रिश्ते नाजुक मोड़ पर भारत पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। और ये इसमें तस्वीर आ रही है वैक्सीन से बैर खत्म। अखिलेश ने कहा पहले गरीबों को लगवाएं। इसमें तस्वीर छपी हुई है योगी आदित्यनाथ की, जो हमने अपने कल शाम के बुलेटिन में दिखाया था किस प्रकार उनकी जुबान फिसल गई थी। बेटी की भावुक अपील, पापा को छोड़ दो। ये जो नक्सलियों के खिलाफ होगा ऑपरेशन, जो वहाँ कोबरा पोस्ट के जो जवान हैं जिनको कि उन्होंने दावा किया है, क्या नाम है, नक्सलियों ने, कि हमारे पास है, तो उसके लिए अपील की गई है। मेरे पापा को छोड़ दो। पापा कब आओगे? छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में लापता जम्मू के जवान राजेश्वर सिंह की बेटी की भावुकता अपील हर किसी की आंखें नम कर रही है। मिशन मुख्तार पर भारी भरकम पुलिस दल, 400 से ऊपर लोग पहुंचे मुख्तार अंसारी को लाने के लिए। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को समिति की समिति की बैठक बुलाए केंद्र। उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने में वायुसेना जुटी हुई। अब देखते हैं कब वो आग पूरी तरीके से बुझ पाती है और कब नहीं। बंगाल में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार, ये नड्डा साहब ने कहा है। कोयला घोटाले की सुनवाई को 2 विशेष न्यायाधीश नियुक्त। ये और भी अखबारों ने इसको प्रमुखता प्रदान की। भाजपा ने उद्धव सरकार पर बढ़ाया दबाव। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं उद्धव। आप बताएं कि कल जिस प्रकार जबान सीधे एक पत्रकार को गाली दी थी या उनके लिए अपशब्द निकला था योगी आदित्यनाथ के मुंह से, क्या नैतिक अधिकार बनता है पद पर बने रहने के लिए?
चलिए, जम्मू में तैयार हो गया दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का आर्ट। एनआईए ने वाजे को सीएसटी ले जाकर सीन रिक्रिएट किया। अब इससे आगे अगर चलें तो फिर जनसत्ता का थोड़ा सा चर्चा जनसत्ता के संदर्भ में कर ली जाए। इन्होंने भी वही कहा 121 साल में इस बार तीसरा सबसे गर्म महीना रहा मार्च। हरियाणा और यूपी के सिंचाई का पानी दिल्ली वाले पिएंगे। वही पीने के पानी की जलापूर्ति बढ़ाने के लिए जो खबर अभी हम पढ़ रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीने योग्य पानी की क्षमता को बढ़ाने, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और भूजल संवर्धन पर सोमवार को दिल्ली सचिवालय में बैठक की। बैठक में तय किया गया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से जो पानी फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल के लिए छोड़ा जा रहा है, उस पानी को दिल्ली वालों को पीने के लिए ले लिया जाए और उसके एवज में दिल्ली सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अपने एसटीपी जल शोधन संयंत्र से उतना ही पानी देने के लिए तैयार है। और दिल्ली में मामले घटे लेकिन संक्रमण दर बढ़ी। गौतम बुद्ध नगर में होगा लक्षित टीकाकरण, 2 से अधिक मरीज मिलने पर बनेंगे लघु संक्रमित केंद्र, वही जो सत्येंद्र जैन साहब ने कहा है। और इससे आगे अगर थोड़ा सा चलें, ये जनसत्ता में पढ़ रहा हूँ, नए शिक्षा मॉडल के दूरगामी परिणाम। एक पैर से बंगाल जीतेंगी, 2 पैर से दिल्ली, वही जो ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 पैर से दिल्ली। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके ही लोग शासन करेंगे। खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी गुजराती का शासन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सही से देश पर शासन नहीं कर रही है और पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। चुनाव जीतने के वास्ते प्रचार के लिए देश भर से नेताओं को लाने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए बनर्जी ने एक जनसभा में कहा कि भगवा पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों को उतारा है क्योंकि उसके पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। और साहब, इसमें पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण का मतदान आज, तैयारियां चाक चौबंद। इसरो वैज्ञानिक ने जाके जासूसी मामले में अगले हफ्ते की सुनवाई होगी। मुठभेड़ के बाद लापता कोबरा जवान की तलाश जारी। अभिनंदन की तरह मेरे पति को छुड़ा कर लाएं, ये उनकी धर्मपत्नी ने भावुक अपील की है सरकार से। मुख्यमंत्रियों से 8 अप्रैल को संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू। बांग्लादेश ने कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ने के मद्देनजर सोमवार से 7 दिन का राष्ट्रवादी पूर्णबंदी लगा दी है। बंद के खिलाफ छोटे कारोबारियों के प्रदर्शन के बीच सार्वजनिक परिवहन पर रोक और बाजारों को नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्तार अंसारी के भाई ने जताई षड्यंत्र की आशंका। और ईडी निदेशक की नियुक्ति के मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलीपींस में भी यही इसको लेकर पूर्णबंदी की अवधि बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में यात्री जहाज डूबा, 27 लोगों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने को भारत तैयार, ये वित्त मंत्रालय ने कहा है। अब इससे आगे अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, ये है नवोदय टाइम्स के बारे में आपको हमने बताया था। जड़ से खत्म किए जाएंगे नक्सली, वही अमित शाह जी ने अपील की है। संघ के बारे में शंकाओं का समाधान करेगी मुस्तकबिल का भारत, डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा। देशमुख के इस्तीफे के बाद दबाव में उद्धव सरकार। चलिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने चौतरफा तैयारी तेज की। उन्होंने भी वही राजेंद्र प्लेस स्थित एक स्कूल की 9 छात्राएं हुई कोरोना पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अब इसकी पहुंच स्कूलों तक भी हो गई। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में 13 बच्चे और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सोमवार को पश्चिमी दिल्ली स्थित आर्या कन्या गुरुकुल में 9 छात्राओं और एक शिक्षिका के कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई है। सावधान रहें साहब, बहुत तेजी से फैल रहा है। कोशिश करें कम से कम निकलें बाहर। दिल्ली वासियों को 24 घंटे साफ पानी, वही अपशिष्ट पानी, उसको साफ करके आपको पहुंचाया जाएगा। 36 सीटों पर सरना, 8 पर लड़ेगी पंथक अकाली। 34 इंस्पेक्टरों का तबादला, ये दिल्ली में सोमवार को शाम पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में 34 इंस्पेक्टर अर्थात निरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है। और महिला को पीटा और लूटा। लूटपाट के दौरान महिला के भाई की भी पिटाई। बदमाश नकदी और ज्वेलरी लेकर हुए फरार। ये बड़ी दिक्कत हो रही है साहब।
ना जाने कहां से काबू नहीं हो पा रहा है। रोज आना अनेकों खबर वो है जो रिपोर्ट कर दी जाती हैं और कुछ ऐसी भी रह जाती है जिनकी खबर छप नहीं पाती है, आम जनता तक आ नहीं पाती है। मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, हत्या समेत 2 दर्जन से अधिक जघन्य वारदातों को दे चुका है अंजाम। युवक की गला रेत कर हत्या, लड़की ने कांस्टेबल को भेजी अपनी न्यूड फोटो, किया ब्लैकमेल। और विश्व स्तरीय होगा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या अगेन दिल्ली की खबर है। नर्सरी दाखिला इसी हफ्ते जारी होगा। EWS DU6 को ने किया जन संवाद। अब एक आजकल मुझे लग रहा है ये क्या नवोदय टाइम्स ने मुहिम चलाई हुई है पुलिस वालों में इंसानियत अभी जिंदा, उस पर विनीत नारायण साहब का लेख आ रहा है। कल भी इसी प्रकार का लेख था। अब प्रश्न ये उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके अंदर इंसानियत अवश्य जिंदा होगी, लेकिन इंसानियत सब में होती है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की हरकतें, खासतौर से क्योंकि हम लोगों के सामने अमूमन जो थाने तक का स्टाफ होता है उसकी जो भी करतूतें हैं या जो भी कार्य प्रणाली है वो सामने आती है। और अगर उनके जो सबसे पहली चीज है, जो वार्तालाप का जो लहजा है, जो आम इंसान से कम अगर वो सिखाया जाए, उसकी बारंबार ट्रेनिंग दी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। कुछ दिनों के भीतर चल पाएगा पूरा खेल। और इससे आगे गरीबों और किसानों के मसीहा थे ताऊ देवीलाल जी। चलिए, जहां संवाद न हो वहां विवाद ही रहता है। टाटा ग्रुप की हो जाएगी एयर इंडिया कर्ज में डूबी एयरलाइंस पर इस माह दर्ज होगी बोली। और ये सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे टाटा सन्स लिमिटेड और सरकार के बीच सौदा पूरा होने में ज्यादा देरी नहीं दिखाई पड़ रही। सूत्रों से पता लगा है कि टाटा इस माह के अंत में पहले अपनी बोली दर्ज कराएगा। बता दें कि सरकार कर्ज में डूबी हुई एयर इंडिया को बेचना चाहती है। सरकार तो पहले कह चुकी है कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं। और ध्यान रखिएगा, जब एयर इंडिया बिक जाएगी तो हमें लगता है कि दुनिया भर में भारत वाहिद अकेला एक ऐसा देश होगा जिसकी अपनी कोई सरकारी एयरलाइन नहीं होगी। पर चलिए, इस समय तो जितनी भी पुरानी चीजें उनको बेचने का चलन चला ही हुआ है। सरकार ने दिवाला कानून में संशोधन किया। अब केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत से मजबूत होंगे राहुल गांधी। ममता सभी अत्याचारों के खिलाफ अकेले लड़ रही है, जया बच्चन ने कहा है। एक छोटी सी खबर आपको बता दें, चुनाव कार्यालय से 55 लाख चोरी, निर्वाचन अधिकारी निलंबित। असम के बारपेटा में चुनाव अधिकारी शशि कुमार डेका को उनके कार्यालय से 55 लाख रुपए की चोरी के मामले में निलंबित कर दिया गया है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में यह जानकारी मिली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े द्वारा रविवार रात जारी आदेश के अनुसार डेका को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिले की सहायक आयुक्त गायत्री शर्मा को बारपेटा के चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार को यहां तीसरे चरण के मतदान होगा। बारपेटा जिले के चुनाव कार्यालय से 55 लाख रुपए की चोरी के आरोप में रविवार को 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सबसे बड़ी आपको भी मालूम है, उसमें भी गाजगिरी थी चुनाव अधिकारियों पर। जो एक EVM की मशीन भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी के अंदर मिली थी। कल हमने आपको बताया था, एक असम के अंदर एक मतदान केंद्र पर जहां कुल ही मतदाता 90 थे, वहां पर 171 वोटें पड़ी, वहां भी चुनाव अधिकारियों पर गाजगिरी। और अब तीसरी खबर यह कि 55 लाख रुपए की चोरी, वहां भी चुनाव अधिकारियों पर गाजगिरी है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आदमी किस पर विश्वास करे किस पर ना करे। तो खैर, ये थी आज के अखबारों से ली गई कुछ खबरों पर सूक्ष्म चर्चा। हमारा आपसे फिर निवेदन कि जिस भी माध्यम से आपको हमारा कार्यक्रम मिलता है उसको अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, विज्ञापन अवश्य उपलब्ध कराएं, और अपने क्षेत्र की आपकी किसी भी प्रकार की कोई खबर हो तो उसको हमें अवश्य प्रेषित करें। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, बाहर निकलने से पहले मास्क अवश्य लगाएं। और आज के सुप्रभात अंक में प्रणाम। Revolution.